स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों दुनिया में कहीं पर भी कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है तो यूपीएससी का वो फेवरेट एरिया है और अक्सर उससे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूं, यूके ने पहली बार मतलब दुनिया में पहली बार जीन एडिटिंग ट्रीटमेंट को अप्रूव किया गया और यूके पहला देश बना है। ये आप देख सकते हो, ब्रिटेन अप्रूव्स वर्ल्ड्स फर्स्ट जीन थेरेपी कास्ट जेवी फॉर सिकल सेल डिजीज एंड थैलेसीमिया। तो ये जो सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया है, ये बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर है जिसकी मैं चर्चा करूंगा वीडियो के अंदर। तो इसके लिए जो जीन एडिटिंग ट्रीटमेंट है वो आपका लाया गया है, अप्रूव किया गया है। देखो, वैसे तो ये जो ट्रीटमेंट है, एक प्रकार से जो टेक्नोलॉजी है वो 2012 में आ गई थी, लेकिन अभी तक इसको किसी के द्वारा भी अप्रूव नहीं किया गया था कि कैसे ट्रीटमेंट होगा, कोई लाइसेंस नहीं था। लेकिन पहली बार यूके ने इसको किया है, तो इसके बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या रिजल्ट में चीजें सामने आई थी, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज से हमारा जो आईबी वाला बैच है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला, वो स्टार्ट होने जा रहा है। एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप सभी यूपीएससी या फिर बाकी के एस्पिरेंट्स के लिए, जो लोग यहाँ पर 1000 के आसपास जो सीट्स है उसका फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा यूपीएससी का फाउंडेशन बैच तो हमारा चल ही रहा है। कोई भी बैच अगर आपको लेना हो जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क ब्रेक थ्रू बताया जा रहा है कई लोगों के द्वारा, क्योंकि यूके की जो ड्रग रेगुलेटर है उन्होंने पिछले हफ्ते ही जो जीन थेरेपी है फॉर 2 डिजीज, एक हो गया आपका सिकल सेल डिजीज, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, और दूसरा है थैलेसीमिया। ये दोनों ही ब्लड से रिलेटेड है। तो ये बच्चों में काफी ज्यादा पाया जाता है ये पर्टिकुलर डिजीज। तो उसको ठीक करने के लिए यहां पर जो पहला जीन थेरेपी है वो अप्रूव कर दिया है। मतलब एक तरह से जो लाइसेंस देना होता है ना कि हाँ, ये वाला जो ड्रग है, ये जो ट्रीटमेंट है, हम उसको अप्रूव कर रहे हैं, तो वो आपको सरकार से परमिशन लेना होता है। तो यूके ने उसकी परमिशन फाइनली दे दी है, एंड दिस इज द फर्स्ट लाइसेंस थेरेपी इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो मैं जिस जीन एडिटिंग थेरेपी की बात कर रहा हूं ना, वो जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, इट इज नथिंग बेसिकली बट क्रिस्प आर कैस 9। अगर आप में से कई लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रखे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखा होगा, तो उसमें भी क्रिस्प आर कैस 9 को लेकर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये बेसिकली जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और इसी को लेकर मैं आपको बता दूं 2020 में भी नोबेल प्राइज दिया गया था। और ये जो जेनेटिक सीजर है ना, एक प्रकार से वो डेवलप किया गया था, अवेलेबल किया गया था 2012 में, और तब से लेकर बताया जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है। इस पूरे ट्रीटमेंट को कहा जाता है कास्ट जेवी, एंड ये जो थेरेपी है वो क्या करता है कि जो फॉल्टी जीन होता है ना हमारे शरीर के अंदर, मतलब वो जीन जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जिस डिजीज की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर जीन को एक तरह से एडिट कर देता है। मतलब जो खराब वाली चीजें हैं उसको निकाल कर जो बेटर चीज है उसको इंसर्ट कर देता है। उसी को हम कहते हैं जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। एंड सो फार मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए बेसिकली क्या था कि अभी जो परमानेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल था, दैट वाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। आपको पता ही होगा, हड्डियों के बीच में जो बोन मैरो पाया जाता है उसका ट्रांसप्लांट ही था, और वो भी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। लेकिन फाइनली ये जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आया है, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है। अब पहला क्वेश्चन तो आपके मन में यही आएगा कि ये सिकल सेल डिजीज क्या होता है और ये थैलेसीमिया क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम सिकल सेल डिजीज की बात करें, तो इसमें एक जेनेटिक एरर होता है जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्रेसेंट शेप ले लेता है। देखो, नॉर्मली आपने देखा होगा, एक्चुअली जो ब्लड होता है हमारा, उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो तो आपको पता ही है। ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल भी होता है, रेड ब्लड सेल हो गया, व्हाइट ब्लड सेल हो गया, और उसके अलावा प्लेटलेट्स वगैरह भी होते हैं। तो हम बात करें स्पेसिफिकली रेड ब्लड सेल्स की। अब रेड ब्लड सेल्स का जो नॉर्मल शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ सर्कुलर टाइप का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो सिकल सेल डिजीज होता है, उस केस में जिसको भी सिकल सेल डिजीज है, उसका जो रेड ब्लड सेल है ना, वो क्रिसेंट शेप का ले लेता है। ये जो क्रिसेंट शेप में आप देख रहे हो, अब क्रिसेंट शेप की वजह से क्या होता है आपको पता ही है। रेड ब्लड सेल का मेन जिम्मेदारी क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसको सप्लाई करना अलग अलग टिश्यूज में। जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं हमारे लंग्स में जाता है, वहां से लेकर जो पूरे शरीर के पार्ट्स हैं वहां तक ऑक्सीजन को ले जाना। लेकिन ये क्रिसेंट शेप का ये जो आप देख रहे हो ना, इसकी वजह से ये हमारे वेसल्स में अटकने लगता है। हमारे बॉडी के जो वेसल्स होते हैं उसमें ये अटकने लगता है, और जिसकी वजह से एक तरह से ब्लॉकेज कई बार आ जाती है।
तो ऑक्सीजन हमारे हर एक टिश्यूज को अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता। तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन होता है, इसमें काफी ज्यादा सीवियर पेन भी देखने को मिलता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग इंफेक्शन होता है, एनीमिया, स्ट्रोक, कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसी को हम कहते हैं सिकल सेल डिजीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब भारत में अगर आप देखोगे तो हर साल लगभग 30 से 40 हजार बच्चों का जन्म होता है जिनको ये सिकल सेल डिजीज होती हैं। और यहाँ पर जो सिम्टम्स मैनिफेस्ट होता है जिनके अंदर, वो बेसिकली कैसे आता है, ये जेनेटिक बीमारी है एक तरह से। मतलब कि अगर मान लो दोनों पेरेंट्स का जो डैमेज जीन्स है अगर वो बच्चे में आ गया, दोनों पेरेंट्स का, अगर एक ही पेरेंट का आया तब तो बच्चा अच्छे से जी लेगा लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स के डैमेज जीन्स अगर उस बच्चे में आ गए तब ये चीज देखने को मिलती है। अब जहां तक थैलेसीमिया की बात है, थैलेसीमिया में सिंपल अर्थ ये होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है। कहने का मतलब अगर आप रेड ब्लड सेल्स में देखोगे ना, ये छोटे छोटे हीमोग्लोबिन होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ये हीमोग्लोबिन क्या काम आता है, हीमोग्लोबिन के अंदर ही यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो अटैच करता है अपने आप को। अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं होगा रेड ब्लड सेल्स में तो ऑक्सीजन इसमें अटैच नहीं हो पाएगा और हमारे बॉडी को सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन थैलेसीमिया के केस में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी हो जाती है और ये एक अगेन एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग कई बार देखने को मिलता है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जिनको भी ये होता है उनको पूरे अपने जीवन भर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना होता है। आप सोच के देखिए, गरीब आदमी तो ये सोच भी नहीं सकता। तो यहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन काफी नेसेसरी हो जाता है थ्रू आउट द लाइफ। एंड इस ट्रांसफ्यूजन की वजह से एक और दिक्कत हो जाती है। मतलब इंसान ये चीज को सुधारने की कोशिश कर रहा है, थैलेसीमिया की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहा है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या होता है, उसके शरीर में यहां पर जो एक्सेस आयरन है वो भी कलेक्ट होने लग जाता है। अब उसको एक्सेस आयरन हटाने के लिए दूसरा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो अगेन ये भी भारत में बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें ये पाया जाता है, ये जो थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन ये है कि जो हम थेरेपी की बात कर रहे हैं, जीन एडिटिंग थेरेपी, ये कैसे वर्क करती है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है। यहां पर दोनों ही सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया, दे आर बेसिकली कॉज्ड बाय एरर्स इन द जीन फॉर हीमोग्लोबिन। मैंने आपको बताया ना, जो हीमोग्लोबिन में जीन है उसमें एरर की वजह से है। हीमोग्लोबिन मैंने आपको बता ही दिया कि ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है और ऑक्सीजन को अटैच कर देता है और उसको ले जाता है अलग अलग टिश्यूज तक। अब ये जो थेरेपी है वो क्या करती है, पेशेंट का जो खुद का ब्लड स्टेम सेल होता है ना, उसका यूज किया जाता है। इस थेरेपी के अंदर जो पेशेंट का खुद का ब्लड स्टेम सेल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड दैट इज प्रिसाइजली एडिटेड बाय यूजिंग क्रिस्प R9-Cas9। तो ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से उसको एडिट किया जाता है जीन को। डोंट वरी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिरकार ये प्रोसेस कैसे होता है, मतलब आप कब हॉस्पिटल में भर्ती होते हो, कैसे चीजें वर्क करती है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इनकेस आपके एग्जाम में आ जाए कि एक जीन है दैट इज BCL11A, ठीक है, ये जो जीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें जब हम बच्चे होते हैं फिर अब बड़े होते हैं ना, तो हमारा जो फीटल वाला जो हीमोग्लोबिन होता है वो बदलकर अडल्ट हीमोग्लोबिन में हो जाता है। तो ये जो जीन है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है और इसी जीन में प्रॉब्लम होती है। तो इस थेरेपी के माध्यम से इसी पर्टिकुलर जीन को एक तरह से टारगेट किया जाता है ताकि हम यहाँ पर ठीक हो सकें। अगेन ये भी डायग्राम है, आप देख सकते हो, ये रेड ब्लड सेल है और ये जो पैचेस आप देख रहे हैं ये एक तरह से अंदर इसके जो है ना वो है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में ही जो ऑक्सीजन है वो अटैच होता है और ये जब हमारे पूरे बॉडी में जाता है रेड ब्लड सेल्स तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। खैर अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इस थेरेपी को लेकर जो ट्रायल्स किए गए होंगे उसमें क्या रिजल्ट सामने आया था। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें सिकल सेल डिजीज की तो 45 पीपल को ये जो ट्रीटमेंट है कैसजीवी वो आपका दिया गया था। लेकिन 45 में से सिर्फ 29 को ही हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहां पर उन्होंने लंबे समय तक इसका जो ट्रीटमेंट है और जो लंबे समय तक जो चीजें हैं वो हमने की थी, मतलब कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको किया था। तो 29 में से अगर आप देखोगे ना तो एक को छोड़ के, सिर्फ एक को छोड़ के बाकी के जितने भी 28 लोग थे उनको यहां पर किसी भी प्रकार का सीवियर पेन नहीं हुआ अगले 12 महीने तक। जी हां, अगले 12 महीने तक किसी भी प्रकार का सीवियर पेन नहीं हुआ था। एंड द थेरेपी हैज बीन एडमिनिस्टर्ड टू 54% विथ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के केस में 54% को दिया गया, लेकिन इनमें से 42 लोगों ने ही यहां पर जो ट्रायल होता है पूरा यहां पर उसको लॉन्ग एनफ देखा था, तभी इसका एनालिसिस हम सिर्फ 42 लोगों पर कर सकते हैं। अब 42 लोगों में अगर आप देखोगे थैलेसीमिया के केस में, मैंने आपको थैलेसीमिया में क्या बताया था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है,
तो 42 लोगों में से 39 लोगों को अगले 12 महीने तक कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना पड़ा था, और बाकी के ये जो 3 लोग हैं उनको उनका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो 70% कम हो गया था। मतलब कि ये ट्रीटमेंट और ये जो ट्रायल है वो साफ दिखाता है कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम काफी हद तक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं 100%, लेकिन काफी हद तक इस बीमारी से निपट सकते हैं, जो कि पहले बहुत ही मुश्किल हो गया था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप का था। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी है कि इस थेरेपी को दिया कैसे जाता है। देखो ये भी इंटरेस्टिंग है, आपको जानना चाहिए। यहां पर जो कैश जीवी है वो वन टाइम ट्रीटमेंट है। देखो होने के लिए तो सिर्फ एक ही बार ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। यहां पर सबसे पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपका जो ब्लड स्टेम सेल है बोन मैरो में से, बोन मैरो अगेन मैं यही कहूंगा, देखो जो हड्डियों के बीच में जो होता है ना, जो वहां पर पाया जाता है, तो ब्लड स्टेम जो सेल होता है वो यहां पर जो डॉक्टर्स हैं उसको पहले कलेक्ट करते हैं और उस पर्टिकुलर सेल्स को भेज दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग साइट पर, मतलब जहां पर उसकी एडिटिंग होती है। मतलब इस सेल्स को एडिट किया जाता है, बेटर किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि यहां पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्या है कि हमारे जो जीन्स हैं, जो सेल्स के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं उसको एडिट करना, ठीक है। तो यहां पर इस केस में यही होता है कि आपका जो सेल्स है वो निकाला गया बोन मैरो में से और उसको भेजा गया साइट पर लैब के अंदर और वहां पर उसकी एडिटिंग की गई। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि इसको करने में लगभग 6 महीना लग जाता है, करीब करीब 6 महीना लग जाता है उसको एडिट करने में। और जब वो एडिटिंग वाला जीन जब तैयार हो जाता है तब आपके बॉडी में उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन ट्रांसप्लांट ऐसे ही नहीं किया जाएगा। यहां पर क्या होता है कि डॉक्टर्स पहले आपका क्या करते हैं कि बोन मैरो में वहां पर जो पहले वाला जो सेल है, जो ब्लड स्टेम सेल है, उसको निकाल देते हैं, उस एरिया को खाली कर देते हैं। और जब वो खाली हो जाता है तब यहां पर आपके जो 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 बोन मैरो है वहां पर एडिटेड वाला जो सही वाला जो सेल्स है उसको यहां पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब इसको करने में भी थोड़ा सा समय लग जाता है, तो कम से कम आपको हॉस्पिटल में 1 महीना लगातार रहना पड़ता है ताकि ये सारी चीजें हो सकें। और जब ये एक बार कंप्लीट हो जाता है तो जो सही वाला, मतलब कि यहां पर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाला आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, वो आपका स्टार्ट हो जाता है अपने आप मैन्युफैक्चर होना। मतलब आपके बॉडी में खुद ही जो नॉर्मल वाला हीमोग्लोबिन वाला रेड ब्लड सेल्स है वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो साइड इफेक्ट है वो जो नॉर्मल ट्रांसप्लांट के केस में देखने को मिलता है ना, फटीग हो गया, नौजिया हो गया, थोड़ा बहुत फीवर हो जाएगा, उस तरह के ही आपके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब फाइनली जाने से पहले इसके कुछ चैलेंजेस भी मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस ट्रीटमेंट का प्राइस बहुत ज्यादा महंगा है। आप सोच के देखिए, लगभग लगभग हर एक पेशेंट के ऊपर $2 मिलियन, मतलब आदमी कहां से, मतलब $2 मिलियन का खर्चा करना पड़ता है। एंड इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कई लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, बहुत चुनिंदा ही लोग ऐसे होंगे जो इसको अफोर्ड कर पाएंगे। ऑल्दो यहाँ पर भारत में भी कोशिश हो रही है कि इसके प्राइस को कुछ हद तक कम किया जाए। जितना ज्यादा लोग इसका डिमांड करेंगे धीरे धीरे यहाँ पर जो कॉस्ट है वो कम हो सकती है। भारत में भी मैं आपको बता दूं जो प्री क्लिनिकल स्टडीज वगैरह हैं वो अभी जारी हैं और आगे चलकर जो क्लिनिकल ट्रायल है वो कुछ ही वर्षों में पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं भारत में भी इसका जो पूरा तैयारी है वो करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस डिजीज से हम निपट सकें। तो एक बेटर टेक्नोलॉजी है, आगे चलकर ये और ज्यादा रिवोल्यूशनाइज करने वाला है, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि मीना माता डिजीज इट इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग? आपको बताना है इन चारों पोल्यूशन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।